College going. हेलो यश, सो के उठे ना इसलिए लग रहा है मुझे। तो लोधी डायनेस्टी शुरू करने के पहले तो प्रथम अफगान वंश कहते हैं। इसका संस्थापक था और सैयदों से ज्यादा उपलब्धियां अर्जित की। 10 साल तक लोधियों ने शासन किया। और किया। अब प्रश्न उठता है कि इनका उद्भव कहां से हुआ। दिल्ली सल्तनत के निर्माण में अफगानियों की भूमिका क्या थी। हेलो सीता, स्वप्निल, नीतू, वर्षा। अफगान फारसी भाषा का शब्द है। इनको भारत में पठान कहा जाता है। लोधी जो भारत में आए वो अफगानिस्तान में एक कबीला है, उस कबीले का नाम है गिलजई। गिलजई कबीला है और इसकी एक शाखा है शाहू खेल, इसकी एक ब्रांच। इस ब्रांच से संबंधित है। फूलचंद, रिजल्ट नेगेटिव आया है। हेलो अमृत, रविंदर, स्वप्निल। देखिए, सफलता और असफलता ये दोनों नाव पे सवारी करनी है हमें, ठीक है। रिजल्ट जो आया है उसका यही मतलब है कि आपको थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है और जून तक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इसको दिल पे नहीं लेना है। कोई भी परीक्षा किसी के एग्जाम या किसी की प्रतिभा का आखिरी निर्णय नहीं देती। ये तकनीकी है। आज कल जो असफल हुए थे आज वो सफल हो गए। उल्टा भी ठीक है कि जो आज असफल है कल सफल हो जाएंगे। ये अप्रोच रखो, एक परिपक्व अप्रोच रखो। छोटी मोटी बाधाओं से घबराना अपरिपक्वता का लक्षण है। रिजल्ट मन माफिक नहीं आया, सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी। आप एक बात बताइए, तैयारी आपकी पूरी थी, आपको ये था कि आपका हो जाएगा। मन में आपके था कि हाँ आप डिजर्व करते हो कि आपका हो जाएगा। ऐसी गारंटी थी, आपके मन ने दी थी। तो गलत गारंटी लेटर लेके बैठ गया ना। आपने पूरा एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सब और पेपर वन सबकी संतोषजनक तैयारी कर ली थी। मेरा ही क्लास सारा देख लिया था, सारे यूनिट देख लिए थे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे।
फरवरी 2022 से तो आप प्लस में आए हो, और आज ही आपने केवल 4 मिनट क्लास देखी है। इसको ऐसे ना लो, मेच्योर बनो, और सभी के लिए जिनका भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया वो मेच्योर बनिए और जून के लिए तैयारी करिए। कोई बात नहीं, हेल्थ इशू है तो ठीक हो जाएगा, उसका भी ट्रीटमेंट कराओ। नेगेटिव मत बनो। आदर्श का भी नहीं हुआ, आदर्श तो हमेशा लीडर बोर्ड में फर्स्ट आता है। एक सीमा है, सीमा का भी, सीमा तो खैर एग्जाम ही नहीं दी थी, वो भी लीडर बोर्ड में फर्स्ट आती है। डोंट बी नेगेटिव, आदर्श से सीखो। तैयारी में कुछ कमी रहेगी, मेरी ही क्लास वाले JRF क्रैक करके बैठे। क्लास के अलावा आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देते हो। जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है, लेकिन एवरेज मान के चलो 3 घंटे तो लगाना ही चाहिए। क्या हो गया अनीता तुमको? लोधी भारत में आए थे घोड़े के व्यापारी के रूप में। और मुल्तान और पेशावर में ये घोड़े का व्यापार करते थे। हाँ, तो पेपर 1 को हल्के में ना लीजिए ना। 9 बजे वाली पेपर 1 की क्लास होती है, आप आते हो उसमें? अफगान भारतीय इतिहास में गजनवी के माध्यम से प्रवेश करते हैं। महमूद गजनवी, गजनवी ने इनको अपनी सेना में स्थान दिया। बाद में ये देखा गया कि चौहानों ने इनको अपनी सेना में भर्ती किया, क्योंकि ये बहादुर होते थे। लेकिन सबसे ज्यादा भारी सेना में भर्ती हुए ये नासरुद्दीन महमूद के टाइम में। आपको मैंने पढ़ाया था कि नासरुद्दीन महमूद के टाइम में बलबन ने इनको यूज किया था। किनके अगेंस्ट? अफगानों को यूज किया था। वेरी गुड सात्विक। मेवातियों के विरुद्ध अभियान चलाया, और इनके विरुद्ध अभियान में 3,000 अफगान भर्ती किए। दिल्ली, जलाली, संपल, पटियाली, भोजपुरी, यहाँ पर बलबन ने अफगान सैनिक चौकियां स्थापित की। खिलजी के टाइम में भी इनका हम देखते हैं उद्भव। खिलजी के टाइम में इख्तियारुद्दीन यल अफगान और मलिक मख अफगान, ये तुगलक के टाइम में।
कोई बात नहीं फूलचंद, 2-3 महीने की बात है, अच्छे से तैयारी करके फिर एग्जाम दोगे, इसलिए हौसला बनाए रखो। मलिक मख अफगान देवगिरी में सुल्तान नासरुद्दीन की उपाधि धारण करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। एक बार आदर्श ने पूछा था कि मलिक मख के बारे में, बहमनी एम्पायर का जो संस्थापक है हसन गंगू, मलिक मफ ने हसन गंगू के पक्ष में अपनी दावेदारी त्याग दी थी। मोहम्मद तुगलक कालीन शादा अमीरों का एक महत्वपूर्ण तत्व था अफगानों द्वारा संगठित जो विद्रोह किया गया था ना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, वो विद्रोह अफगानी विद्रोह था। अफगानों ने उस विद्रोह को हवा दी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हम देखते हैं कि सारी नियुक्तियां करनी शुरू की गई जातिवादी आधार पर, वंशानुगत। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये सारी सीमाओं पर अफगानों की नियुक्ति की गई और बिहार का राज्यपाल एक अफगान को बनाया गया। फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी इनकी नियुक्तियां हुई। इसी में एक था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी को दोआब का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और इसी ने सच्चे अर्थों में 1412 ईस्वी से लेकर के 14 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। फिर सैयदों का टाइम पीरियड आता है, अफगानों की शक्ति में और वृद्धि हुई और खिजर खां के समय में बहुत भारी संख्या में अफगान भारत आए। सूर, नुहानी, नियाजी, लोधी, और यही कारण है कि अफगान राज्य पटल पे छा गए। तो ये लोधियों के पहले अफगानों की स्थिति थी। अच्छा, कुछ कुछ कमेंट आपके हैं।
हाँ स्वप्निल, बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। हाँ, हर्षित का नेट तो हो गया ना। क्या पूछा था आदर्श। क्या पूछा था। अच्छा, 2012 से 2014। तो ये तो हुआ अफगान इन जनरल जनरल। अब लोधी वंश इन पर्टिकुलर क्या स्थिति है। तो ये हम शुरू करेंगे बहलोल लोधी से। हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने। अभी स्लाइड कुछ नहीं हुई, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हेलो राहुल। बहलोल लोधी का दादा है मलिक बहराम। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एक व्यापारी के रूप में भारत आया था, और उस जमाने में मुल्तान का राज्यपाल था मलिक मर्दान। इसकी सेना में नौकरी कर ली। मलिक मर्दान दौलत इसका नाम है। मुल्तान का राज्यपाल। बहराम लोधी ने बड़ी मेहनत की और 5 बेटे पैदा किए। मलिक सुल्तान शाह, मलिक काला, मलिक फिरोज, मलिक मोहम्मद, मलिक ख्वाजा। इन पांचों में मलिक सुल्तान शाह खिज्र खां की सेना में भर्ती हुआ। आप लोग को पता है कि खिज्र खां का मल्लू के बाल से लड़ाई हुई थी।
सुल्तान शाह ने मल्लू इकबाल को मार डाला और खिजर खान ने इनको उपाधि दी इस्लाम खां की। और सरहिंद यहीं पर है, सरहिंद का राज्यपाल बनाया। और इसके भाई मलिक काला को दौराला का राज्यपाल बनाया। यानी सुल्तान शाह उर्फ इस्लाम खां का भाई दौराला में मलिक काला। मलिक काला की पत्नी की मौत एक दुर्घटना में हो गई, लेकिन वो गर्भवती थी और इसके बेटे को सर्जरी के द्वारा बचा लिया गया। यही बेटा था बहलोल लोदी, जिसने भारत में लोदी वंश की स्थापना की। पूरे भारतीय इतिहास में दो ऐसे शासक हैं जिनको सर्जरी के द्वारा, सिजेरियन बेबी थे वो, सिजेरियन पैदा हुए थे। एक था बहलोल लोदी और दूसरा था बिंदुसार। मलिक काला को सरहिंद दौराला का राज्यपाल, दौराला एक जगह है, दौराला का राज्यपाल बनाया। बहलोल के बचपन का नाम है बल्लू। इसकी जिंदगी बड़े ही कष्ट में शुरू हुई, क्योंकि जब ये बहुत छोटा था तो इसके पिता मलिक काला अफगानों से एक लड़ाई में मारे गए। और ऐसी परिस्थिति में इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया, सुल्तान शाह। इस्लाम खां उनकी उपाधि थी। इस्लाम खां ने भविष्य में अपने इस भतीजे में शासक बनने की संभावना भी देखी थी, जो कि सही हुई। तो ये बहलोल लोदी इन पर्टिकुलर मामला है। इसके बाद भारत के नक्शे पर ये जो इलाका है ये लोदियों का इलाका है, लोदियों का शासन, इसको ध्यान में रख लीजिए। ऐसे था। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड है 1451 से 1489। और एक बहलोली सिक्का है जो बड़ा प्रसिद्ध था। सिकंदर लोदी के समय में
जो मैंने बताया कि इतना सिकुड़ा हुआ साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था। तो इस्लाम खां की मृत्यु जब हुई तो सैयद सुल्तान थे मुहम्मद शाह, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। बहलोली, बहलोली ही चलाएगा, नाम ही बहलोली है उसका, और कौन चलाएगा। तो बहलोल को ही सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया गया, क्योंकि इसका चाचा सरहिंद का सूबेदार था। और इसको मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया 1431 में। इस्लाम खां का बेटा कुतुब खां को बड़ा बुरा लगा और वो दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में मोहम्मद शाह को भड़काता है, बहलोल के खिलाफ। मोहम्मद शाह भड़क जाता है और सिकंदर तोहफा, उसका जो सेनापति है, उसको एक विशाल सेना लेकर के कुतुब खां के साथ भेजता है कि जाओ और उनको दरबार में आने का आदेश दो। बहलोल लोधी शिवालक की पहाड़ियों में भाग जाता है बचने के लिए। जब ये सेना वापस लौट आती है तो फिर से वो सरहिंद में स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे आसपास के इलाके में अपना साम्राज्य बढ़ाता है। कांधार को जीत लेता है। इसी समय मालवा का सुल्तान है महमूद खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है। तो सुल्तान मोहम्मद शाह के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसने बहलोल लोदी से सहायता मांगी। और बहलोल लोदी 20,000 अफगानों की सेना लेकर के युद्ध मैदान में उपस्थित हुआ। 20,000। महमूद खिलजी वापस लौट जाता है जब इतनी बड़ी सेना को देखता है, और मोहम्मद शाह बड़ा ही खुश होता है और उसे इसने उपाधि दी खाने खाना। खान ए खाना। बहलोल लोधी वापस लौटता है और आसपास के इलाके को और जीत लेता है, दीपालपुर, लाहौर, सुनामा, बिना सुल्तान की परमिशन लिए। देखो, क्लास में जो लेट आएगा उसको, उसके लिए तो फिर से मैं रिपीट तो करूंगा नहीं, शुरू से रिपीट करूं फिर शुरू से। शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ पे कितने सारे एपिसोड मैंने बताया, फिर यहाँ बताया, फिर ये सब बताते हुए ये बताया, फिर यहाँ बताते हुए ये बताया, फिर यहाँ पहुंचा हूं। अब मैं फिर से सारा शुरू करूं? और इतना धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जहां से बता रहा हूं वहां से आगे देखो।
और थोड़ा सा जो स्टक हुआ था ना उसको रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना तो पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। अभी तो बहलोल लोधी संघर्ष की ही कहानी चल रही है कि वो कैसे संघर्ष करेगा दिल्ली सल्तनत पे। अभी मुख्य कहानी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो कास्टिंग चल रहा है फिल्म का। तो जब इसने अपना साम्राज्य बहुत फैला लिया, प्रोसीजर, तुम्हारा नाम क्या है? ट्रिपल एच। हेमा। हेमा जी मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा और एक चीज तो अभी नोट कर लो प्रियोरिटी बेसिस पे, अमित नेट, इसी रेफरल कोड को डालना है। जालिम जमाना चाहे कुछ भी कहे, आपने यही रेफरल कोड यूज करना है। समझ गए? सभी लोग नोट कर लो, जमाने के चक्कर में नहीं आना। कोई भी प्लस कोर्स खोलोगी अपनी प्रोफाइल से, उसमें नीचे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन को टच करोगी तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट गेटवे पे। 3 महीने के सब्सक्रिप्शन को टच करोगे तो रेफरल कोड का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन आ जाएगा। क्रेडिट स्कोर यानी आपके पॉइंट्स, दोनों भरोगे तो 10-10% का डिस्काउंट हो जाएगा उसमें। अमित नेट से 10% का डिस्काउंट और क्रेडिट स्कोर से 10% का डिस्काउंट होकर के बाकी जो होगा उसको पे कर दो। समझ गए? कोई भी दिक्कत होगी मेरा फोन नंबर है ही तुम्हारे पास, मुझे कॉल कर लेना। हाँ सीता, मुझे पता है। और आपने देवमित्रा के कहने पे लिया था, ये भी मुझे पता है। हाँ देखो, गुप्तचर व्यवस्था फेल हो गई, उपमा के कहने पे लिया था। सिकंदर लोधी जैसी तो है नहीं। तो जब बहलोल लोधी ने इन इलाकों पे कब्जा कर लिया तो इसने उपाधि धारण कर दी सुल्तान की। सौभाग्यवश उसी समय सुल्तान मोहम्मद की मौत हो गई और इसका बेटा अलाउद्दीन गद्दी पे बैठा। अलाउद्दीन बिल्कुल अयोग्य था, एक कबीलाई सरदार से इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। बहलोल लोधी और अलाउद्दीन दोनों सुर में सुर मिलाने लगे। बहलोल लोधी ने कहा, देखिए मैं बहादुर हूँ और कम से कम मुझे, जो अभी आपका वजीर है उसका नाम हामिद खां है, उसको हटाइए और मुझे वजीर बनाइए। लेकिन हामिद खां को हटाना क्या था, हामिद खां ने राजमहल पे कब्जा कर लिया। अब बेचारा अलाउद्दीन को कुछ समझ में नहीं आया, ये पहले भी बदायूं में रहता था अपने बाप के टाइम में, ये बदायूं चला गया और वहां से वापस आया ही नहीं। अब स्थिति ये हो गई कि हामिद खां वजीर बनने के चक्कर में राजा ही भाग गया। अब हामिद खां को ये ना समझ में आया कि मैं, मतलब इसको इतनी बुद्धि नहीं काम की कि इस खुद ही राजा बन जाए। तो ये गद्दी के लिए राजा खोजने लगा, सुल्तान, कि हमारी गद्दी पे कौन सुल्तान बैठेगा। बहलोल लोधी को पता चला कि हम तो मंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे और वैकेंसी सुल्तान की है, तो पूरी सेना लेकर के दिल्ली आ गया और हामिद खां को समझाया कि देखो भाई, मेरे पास तो ये पूरा का पूरा इलाका है ही है,
और मेरे जो सैनिक है ना वो एक नंबर के गंवार है। गंवार इन द सेंस कि उनको जो कुछ भी कहो उसको फॉलो करेंगे और मानेंगे। एक मतलब ऐसे पेश किया अपनी सेना को कि उसके प्रति समर्पित है, बुद्धुओं का एक टीम है। हामिद खान ने देखा उसकी सेना में वाकई गंवार ही सब दिख रहे थे, तो कन्विंस हो गया और उसको एंटरटेन करने लगा। धीरे धीरे बहलोल लोदी ने उसको बंदी बना लिया और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी सिंहासन पर बैठ गया। फरिश्ता कहता है कि बहलोल लोदी का 2 राज्याभिषेक हुआ। एक सुल्तान अलाउद्दीन के पहले और दूसरा उसके बाद। तो इस तरह से बहलोल लोदी का सिंहासनारोहण हुआ। तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? लोधी वंश के विषय में इन कथनों में से क्या सत्य है? लोधी सुल्तान अफगानिस्तान स्थित शाहूखेल परिवार से संबंधित थे। फरिश्ता के अनुसार बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। लोधी वंश गिलजई कबीले से संबंधित थे। बहलोल ने शर्की वंश की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। शर्की वंश आगे समझ में आएगा। तो बहलोल लोदी सुल्तान तो बन गया और सैयद अलाउद्दीन का नाम खुतबे में शामिल रखा, क्योंकि अलाउद्दीन ने औपचारिक रूप से राज्य का त्याग नहीं किया था। जब गद्दी पे बैठ गया तो इसने अपने अलाउद्दीन को लेटर लिखा कि आपके महान पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया था और मैं आपका यहाँ पे प्रतिनिधि हूँ, स्वतंत्र सुल्तान नहीं, और खुतबे में आपका नाम शामिल रखूंगा। अलाउद्दीन ने जवाब क्या दिया कि मेरा पिता तुम्हें अपना बेटा कहकर के संबोधित करता था, तो मैं तुमको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और राजकाज तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। ये जो राज्य काज छोड़ने की घटना है सैयद वंश के द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा, यह इसको कहा जाता है पहली रक्तहीन क्रांति, क्योंकि एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी पहली बार दिल्ली सल्तनत में बिना खून बहाए परिवर्तित हुई थी।
ये तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि अभी तक जो भी दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे वो बड़े दूर के लोग थे, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, अरब और अफगानियों को अभी तक मौका ही नहीं मिला था गद्दी पर काबिज होने का। तो भारत एक तरह से अफगान को उसमें भारत की भौगोलिक इकाई के अंतर्गत माना जा सकता है। बहलोल लोदी के 9 बेटे थे। ख्वाजा बायजीद, निजाम खां ही सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पे बैठा। मुबारक खां, आलम खां, जमाल खां, मियां याकूब फतेह खां, मियां मुशा जलाल खां, अब प्रारंभ में बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि इनको जो साम्राज्य मिला था वो बड़ा ही सिकुड़ा हुआ था, विकेंद्रित था। इसको रीएस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी चुनौती थी। और लोगों ने इनको शासक, कुछ लोगों ने शासक मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन अभी जिंदा था जो उसका राजा था। सबसे बड़ी बात थी कि खजाना भी खाली था। अब बहलोल लोदी को सबसे पहले अपनी सुप्रीमेसी को क्लियर करना था। तो एक ड्रामेटिकली इसने हामिद खां और उसके अपने लोगों को मार डाला और सारा सिस्टम अफगानी सैनिकों ने अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से गद्दी पर बैठने के कुछ ही सालों के भीतर इसने कंट्रोल कर लिया पूरे के पूरे घटनाक्रम को, पूरे के पूरे सिस्टम को। दूसरा एक मेजर डेवलपमेंट था जिसके बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के ही बगल में यूपी में जो जौनपुर है, जौनपुर में शर्की राजवंश शासन करता है और ये बहुत ही मजबूत सल्तनत थी दिल्ली के ठीक बगल में। जौनपुर को छोड़ दें तो ये पूरा का पूरा इलाका दिल्ली सल्तनत के अधीन था, इंक्लूडिंग दिस। और इस तरह से इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी जौनपुर ही था। पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहलोल लोदी पंजाब जाता है और दिल्ली पर अपने बेटों को अपना शासक बना देता है। सैयदों के भी समकालीन शर्की वंश था। शर्की इज नॉट द पर्सन, शर्की इज डायनेस्टी। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अलग से इतिहास हम पढ़ेंगे आगे। तो जैसे ही बहलोल लोदी जाता है पंजाब के इलाके में जीतने, वैसे ही जौनपुर का शासक है, शर्की शासक है महमूद। महमूद को लगा कि ये आइडियल अवसर है दिल्ली पर अटैक करने का। संघर्ष का एक और एंगल है। सुल्तान महमूद की पत्नी बेसिकली अलाउद्दीन की थी बेटी। अलाउद्दीन कौन है पता है ना? अलाउद्दीन कौन है? पूर्व सुल्तान जो खिज्र, जो शहद वंश का था, छोड़ के भाग गया था बदायूं, उसकी बेटी थी।
ये ताने मारती थी महमूद को कि खाली सिंहासन पे बाहर का आदमी आके कब्जा करके बैठ गया है और तुम कुछ नहीं करती, तुम कुछ नहीं करते, चूड़ियां पहन लो। अगर तुम नहीं जाओगे अधिकार करने दिल्ली सल्तनत पे, तो मैं ही धनुष लेके चली जाती हूँ बहलोल के खिलाफ। अब मजबूर होकर के 1451 ईस्वी में शर्की सुल्तान ने एक विशाल सेना लेकर के दिल्ली को घेर लिया। बहलोल लोधी उस समय था सरहिंद में। जैसे इसको सूचना मिली, तुरंत राजधानी की तरफ चला। दिल्ली का किला घिरा हुआ था शर्कियों से और मुख्य सेना थी बाहर। ऐसे कंडीशन में बहलोल लोधी की जो पत्नी थी उसका नाम था बीबी रोजा या बीबी मट्टू ही नाम था। उसने किले के अंदर की जितनी भी स्त्रियां थी उनको पुरुषों के वस्त्र पहनाए और बाउंड्री के साथ साथ अफगान सैनिकों के साथ खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि अंदर बहुत सारी सेना मौजूद है। शर्की सेना जैसे ही किले पर विजय प्राप्त करने ही वाली थी, उसी समय किलेदार, उसका नाम है सैयद शमशुद्दीन, उसने शर्की सेना के सेनापति थे दरिया खान लोधी, उसको जातिवादी भावनाएं भड़का करके अपने पक्ष में कर लिया कि तुम लोधी होकर के लोधियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो। लोधी ने बीच में एक चाल चली कि शर्की सेना का ध्यान दिल्ली आ रहे बहलोल लोधी की तरफ मोड़ दिया कि बहलोल लोधी दिल्ली आ रहा है, उधर ध्यान दो, किले को कब्जा ना करो। दिल्ली के सामने एक जगह, दिल्ली के पास ही एक गांव है नरेला, वहां पे दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई और यहां भी बहलोल लोधी ने इसकी सेनापति को भड़का करके अपने पक्ष में कर लिया। दरिया खान लोधी भाग गया, यहां से लड़ाई छोड़ करके ही भाग गया और बाकी लोग मार डाले गए। भारी मात्रा में लूट का माल प्राप्त किया गया और अंत में महमूद शर्की से एक संधि हुई और इसमें बहुत सारा धन बहलोल लोधी को प्राप्त हुआ। जब बहलोल लोधी ने आगे देखा कि शर्की राजवंश अभी बैकफुट पे खड़ा है, तो बहलोल ने शर्की पर ही अटैक कर दिया। और तारीख दाऊदी में इसका विवरण मिलता है कि चंदावर में लोधी और शर्की की सेनाओं में लड़ाई हुई और शर्कियों पर लोधी डायनेस्टी का कब्जा हो गया। तो ये शर्कियों का पराभव था और लोधियों का विजय था एक बहुत बड़े एम्पायर के अगेंस्ट। इसके बाद शर्की राजवंश लगभग समाप्त हो गया। तो यहां तक समझ में आया। ये सब विवरण देते हैं अब्बास खां शेरवानी। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? तारीख शेर शाही। ये कहते हैं कि रोह के पूर्वी अफगानिस्तान में बहुत सारे अफगान चींटियों टिड्डियों के समान सुल्तान की सेना में भर्ती होने चले आए। अब इन अफगानों के बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होने से
केमिस्ट्री ही चेंज होगी दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम समाज का रूप ही बदल गया। पहले जो तुर्की आधिपत्य हुआ करता था, अब अफगान आधिपत्य शुरू हो गया। और इसके आसपास एक और था मालवा में, महमूद खलजी की डायनेस्टी। महमूद शर्की के बाद अगले राजा आते हैं हुसैन शाह शर्की। हालांकि बहुत ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा भी कायम नहीं रह गई थी। इन्होंने कुछ समय तक इस संघर्ष को जारी रखने की कोशिश की। हुसैन शाह शर्की की माता की इटावा में मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम था बीबी राजी। तो इस अवसर पर बहलोल लोदी ने संवेदना प्रकट की, और इसी अवसर पर अलाउद्दीन भी संवेदना प्रकट करने बदायूं आया था। और अलाउद्दीन मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, और हुसैन शाह ने इसका लाभ उठा करके बदायूं और संभल पर अधिकार कर लिया। अब यहां पर फिर से शर्कियों ने अपना सर उठाना शुरू किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब एक मजबूत स्थिति शर्कियों को मिल गई तो 1779 में दिल्ली पर कब्जा करने हुसैन शाह शर्की आगे बढ़ता है। और घोर निराशा में बहलोल लोदी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मकबरे पर गया और रात भर खड़ा रह करके प्रार्थना करता रहा। युद्ध भी हुआ इन दोनों में, और हुसैन शाह को वापस लौटना पड़ा। इस तरह से यह संघर्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सरकी राजवंश के मतलब जौनपुर के शमशाबाद, कामपिल्ले, पटियाली, कोयल, साकेत, जलाली, इन जगहों को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। हुसैन शाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और 1469 में एक बार फिर उसने अटैक किया दिल्ली पर, लेकिन फिर हार गया। बहलोल लोदी टेंशन में आ गया कि ये बार बार हमारे ऊपर अटैक ही किए जा रहा है, जब देखो तब। तो इस कहानी को हम फाइनली खत्म ही कर देते हैं। एक फाइनल अटैक बहलोल लोदी सरकी डायनेस्टी पे करता है और इनके सेनाओं को नष्ट कर देता है। ये भाग करके बिहार में शरण लेते हैं और 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीत लिया और शर्की सल्तनत का अधिग्रहण कर लिया और जौनपुर में अपने बेटे बारबक शाह को वहां का गवर्नर बनाया। बाकी साम्राज्य को भी अपने अपने पुत्रों में बांट दिया। इसके बाद जिन लोगों ने शर्कियों के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट की थी, उनको दंड देने के लिए सबसे पहले अहमद खां मेवाती पर आक्रमण करता है। इसने आत्मसमर्पण कर दिया, क्षमा याचना की, और इसके साथ ही बहुत सारे इलाकों ने इसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। मैनपुरी, भोगांव के राय प्रताप सिंह, रापड़ी के कुतुब खां, कामपिल्ली, पटियाली, इटावा आदि आदि।
मुल्तान में लंगा थे, इन्होंने बगावत का बिगुल बजा रखा था। 1468-69 में लंगाओं के खिलाफ इसने अटैक अभियान किया। यहां पे एक संत था कुतुबुद्दीन लंगा, ये शुरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया का वंशज था, नहीं मुसलमान थे। तो ये बहलोल लोधी की शरण में आ गया। इसकी बेटी से बहलोल ने शादी कर ली। इसी तरह से मालवा, इसमें मालवा का सुल्तान है गयासुद्दीन खिलजी। इसके विरुद्ध अभियान होता है 1469 से लेकर के 1501 के बीच। नहीं, ये इसका टाइम पीरियड है। मालवा पर आल्हनपुर को उजाड़ देता है अटैक करके। मेवाड़ पर इसके अभियान का उल्लेख मिलता है तारीख-ए-सलातीन अफगाना में। ये किसने लिखा है तारीख-ए-सलातीन अफगाना? अहमद यादगार। इसमें उदा था मेवाड़ का शासक, राणा कुंभा का बेटा उदा। उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम थी और इसका भाई रायमल उदा को खदेड़ देता है मेवाड़ से, सरदारों की सहायता से। उदा पहुंच जाता है बहलोल के पास सहायता के लिए और कहा कि अगर आप सहायता करेंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। बहलोल ने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। कर्नल टाड ऐसा लिखते हैं कि जैसे ही ये समझौता करके इसके महल से बाहर निकल रहा था, तभी बिजली गिरी और बिजली गिरने से इसकी महल के बाहर ही मौत हो गई। इसके दो बेटे भी थे, शाहसमल और सूरजमल। इनके साथ और अपने अधिकारियों कुतुब खां और खान खाना फार्मूली को लेकर के ये मेवाड़ आता है और राजसमंद में मेवाड़ के पास भीषण युद्ध होता है। शुरुआत में रायमल का भतीजा है छत्रसाल। राजपूतों ने इसके नेतृत्व में तो पैर उखाड़ दिए लोधी के। हालांकि छत्रसाल लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ युद्ध में। बहलोल लोधी का फर्दर टाइम भी मेवाड़ पर अधिकार हुआ, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा फिर से राजपूतों ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और अगला अधिकार है कश्मीर पर। कश्मीर के शासक हैं सुल्तान हसन। निजाम खां को बहलोल लोधी भेजता है कश्मीर पर कब्जा करने, जो बाद में सिकंदर लोधी बनता है। तातार खां इसका सेनापति है। निजाम खां ने तातार खां को हरा दिया। इसके बाद ही बहलोल लोधी ने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया और निजाम खां को यानी सिकंदर लोधी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, पंजाब, दिल्ली और दोआब का कुछ इलाका देकर। अंतिम अभियान बहलोल लोधी का है ग्वालियर। 1488 ईस्वी में
ग्वालियर का राजा है मान सिंह तोमर। इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और 80 लाख टंका इसको उपहार में दिया। और बस ये उपहार लेकर के वापस लौट ही रहा था कि मार्ग में इसको लू लग गया। इस समय इसकी उम्र थी 80 साल। जलाली शहर के निकट मिलावली में इसकी मृत्यु हो गई। कीर्ति का तो नहीं पता, लेकिन मान सिंह में भी मान सिंह इनकी उपाधि हो। तो ये हैं इनके सारे अभियान। यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्रमशः डायरेक्ट। और ये साम्राज्य इनका था इतना बड़ा। इस प्रश्न में यही था कि बहलोल ने शर्की वंश की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। ये समझ में आया ना क्या कैसे कर दी? ये कुछ कुछ प्लेसेस हैं। ये मियाँ भुआ का मस्जिद है, ये मकबरा है, बहलोल आर्किटेक्चर का उदाहरण है। बहलोल लोधी ने अपने पुत्र निजाम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। शर्की राज्य को जीतकर निजाम शाह को सौंप दिया गया। बार शाह को सौंपा नहीं। मुल्तान अभियान के दौरान बहलोल ने रोह के अफगानों को सल्तनत की सेना में भर्ती करने की नीति अपनाई। वह खुद अफगानी था और रोह लड़ाकों के महत्व को जानता था। सरकी वंश का शासक बहलोल लोधी से पराजित हो ग्वालियर शरण लिया। बहलोल ने ग्वालियर शासक कीर्ति सिंह की हत्या कर दी। मान सिंह का नाम कीर्ति सिंह भी है।
नहीं, हत्या नहीं की थी, उन्होंने इनको ही उपहार वगैरह दिया था।